वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। और श्रोताओं, आज आवाज की दुनिया की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने न केवल आकाशवाणी पर अपनी अदाकारी की, अपनी आवाज की एक अलग पहचान बनाई, बल्कि रंगमंच और फिल्मों में भी इनका कोई सानी नहीं। और आज वो जो एक फिल्म में थी में हमारे मेहमान यही हैं, और खास मेहमान खास फिल्म लेकर आए हैं, और उन्हीं से बात करते हैं। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं, प्रदीप शर्मा जी। थैंक यू आशीष, और AIR FM गोल्ड के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आशीष, अभी आपने हवाला दिया वो जो एक फिल्म थी। जी जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म की। अच्छा। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का आज जन्मदिन है। आज से ठीक 100 साल पहले 11 दिसंबर 1922 को दिलीप साहब का जन्म हुआ पेशावर में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार हासिल करने वाले दिलीप साहब को AIR FM गोल्ड की भावभीनी श्रद्धांजलि। दरअसल जिस फिल्म की आज चर्चा होगी, पहले उस फिल्म को दिलीप साहब ने करने से मना कर दिया था। फिल्म के लिए मधुबाला की लगभग 2 हफ्ते की शूटिंग भी हो चुकी थी। फिर नायिका के रोल में आगमन हुआ वैजयंती माला का। फिल्म निर्माण के दौरान एक विवाद अदालत तक भी पहुंचा। इसी वजह से दिलीप साहब और मधुबाला के संबंधों में खटास भी आ गई थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। दिलीप साहब ने अदालत में मधुबाला के लिए यह भी कहा था, मैं इस शख्स से बेपनाह मोहब्बत करता हूं और मरते दम तक मोहब्बत करता रहूंगा। क्या बात है। हमें लगता है हमारे श्रोता फिल्म पहचान चुके होंगे, और अगर नहीं तो इस गीत से अंदाजा लगाइए जो फिल्म में दिलीप कुमार और अजीत की दोस्ती को स्थापित करता है। दिल लेके दगा देंगे, ओ दिल लेके दगा देंगे, यार है मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे, यार है मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे। दुनिया को दिखा देंगे, ओ दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे। आशीष, मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं वो पहचान चुके होंगे। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं फिल्म नया दौर पर। बहुत ही मशहूर फिल्म है प्रदीप जी। ये अपने दौर की, मतलब इसे कह सकते हैं कि आज के दौर में भी ये नया दौर जो है काफी पसंदीदा फिल्म है आज की जनरेशन की भी। बिल्कुल, इसको कहा जाता है कि आज भी प्रासंगिक है ये फिल्म। और नया दौर की कहानी कई निर्माता निर्देशकों के पास चक्कर लगाती रही, जब तक कहानीकार अख्तर मिर्जा ने BR चोपड़ा साहब को ये कहानी नहीं सुनाई। उन्हें ये कहानी पसंद आ गई, क्योंकि इससे पहले सभी ये कह रहे थे कि ये एक डॉक्यूमेंट्री लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन BR चोपड़ा साहब वो बहुत ही शार्प थे। एक वक्त वो पत्रकार भी रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने इस कहानी को अप्रूव किया, और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि दिलीप साहब और मधुबाला दोनों इस फिल्म में काम करें। लेकिन दिलीप साहब ने पहले मना कर दिया। फिर अशोक कुमार साहब ने उनको कहा कि तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए। वो दोबारा गए BR चोपड़ा साहब के पास। फिल्म इसकी जब शूटिंग शुरू हुई तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। अच्छा। मधुबाला जी ने लगभग 2 हफ्ते की शूटिंग की, और उसके बाद ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में जाकर इसकी शूटिंग होगी। अच्छा। तो मधुबाला जी के जो पिताजी थे अताउल्ला खान, वो कहने लगे कि नहीं,
मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। उनको ये लगता था क्योंकि इन दोनों के बीच में नजदीकियां हैं, वहां और बढ़ सकती हैं। और उन्होंने ये केस कर दिया बी आर चोपड़ा साहब पर कि जब ये शूटिंग यहां और आसपास के इलाकों में हो सकती है, यानी मुंबई और आसपास, तो फिर आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? जाएंगे। और उधर से बी आर चोपड़ा साहब ने भी फिर उन पर केस कर दिया। जो उन्होंने कुछ अग्रिम उनको राशि का भुगतान किया था, वो उनको वापस चाहिए था। तो इस तरह से अदालत में ये फिल्म चली गई थी। अब दिलीप साहब क्योंकि मान चुके थे, वो एक अच्छे एक्टर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नया दौर के निर्माण के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना, अच्छा, वो इंतजार कर रही थी। तो उसका इंतजार हम करने देते हैं। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। प्रदीप जी, आपकी जो रिसर्च वर्क है और आपने का जो खोज है इस फिल्म के बारे में, वो काबिले तारीफ है। और मैं भी अपनी तरफ से एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि यश चोपड़ा, जो बी आर चोपड़ा के भाई हैं, वो बतौर असिस्टेंट थे इस फिल्म के अंदर। और साथ ही साथ अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हालांकि मशहूर विलन अजीज साहब शुरू में बतौर फिल्मों में हीरो आए
और उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया बतौर हीरो, और लेकिन ऑन स्क्रीन उनके गाने बेहद कम लोगों को देखने को मिले हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर बल्कि एक नहीं दो गानों में अजीज साहब ने अदायगी की है पर्दे पर गाने गाते हुए। जो एक गाना अभी हमने सुना और उससे पहले वाला गाना, दोनों में अजीज साहब पर्दे पर गा रहे थे। बहरहाल आगे आप कहानी पढ़ाइए। जी, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि मधुबाला और दिलीप साहब के बीच में कुछ विवाद हो गया था, वो विवाद फिर खत्म हो गया क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब ने केस वापस ले लिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसे आज हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, वहां उसके अलावा भोपाल के ग्रामीण इलाकों बुदनी और तालपुरा गांव को शूटिंग के लिए चुना गया। तालपुरा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पक्की सड़क का निर्माण भी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ। आशीष, ये बहुत एक अलग सी बात है। उसी दौरान किया गया था। जी बिल्कुल। और फिर बी आर चोपड़ा लगभग 300 लोगों की यूनिट के साथ मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन मधुबाला के बगैर अब उनके साथ थी साउथ की बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नृत्यांगना वैजयंती माला। और इस फिल्म में कुछ जगह आपने देखा होगा 2 या 3 सीक्वेंस ऐसे हैं जहां भांगड़ा है। तो उनको कोरियोग्राफ किया था मनोहर दीपक। ये पंजाबी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे और इन्होंने स्टेज पर भी काफी किया। फिर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी नृत्यांगना मानी जाती है मधुमती, जिन्होंने लगभग 900 फिल्मों में अपनी अदायगी दिखाई है, उनसे इन्होंने शादी की थी। और बाकी की जो कोरियोग्राफी है ये हमारे बहुत से श्रोता जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता उनके बारे में बता दूं कि प्रेम धवन साहब जो जाने माने गीतकार, संगीतकार और फिल्मों में भी उन्होंने रोल किए हैं छोटे मोटे, तो उन्होंने दूसरे गीतों की कोरियोग्राफी की। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये।
अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. 12:28 और 35 सेकंड। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, वो जो एक फिल्म थी। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप शर्मा जी, जो लेकर आए हैं अपने जमाने की मशहूर फिल्म नया दौर। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आशीष, ये एक महज इत्तेफाक है कि आजादी के लगभग 9 साल बाद ये फिल्म बनना शुरू हुई जी, और ठीक 10 साल बाद यानी 15 अगस्त 1957 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी, क्या बात। और ये फिल्म, ये कहा जा सकता है कि जो आम प्रेम कहानी है उससे अलग हटकर थी, और मशीनीकरण का आम इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये उस पर आधारित थी। हालांकि इसमें प्रेम कहानी भी थी, सब कुछ है, लेकिन आप इसमें एक बात पर गौर करें, जितने भी गीत हैं कोई भी सैड सॉन्ग नहीं है इस पूरी फिल्म में। जी। बड़ी पॉजिटिव फिल्म बनाई थी। और B.R. चोपड़ा साहब, जैसा मैंने पहले भी कहा, पत्रकार रह चुके हैं। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, तब बड़े स्तर पर मशीनें लाई जा रही थी और किसी को ये चिंता नहीं थी कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि B.R. चोपड़ा साहब से मैं मिला था, इस फिल्म के बारे में बात की थी। और दिलीप साहब से जब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला तो उनसे एक अनौपचारिक बैठक हुई मेरी उनके साथ। क्या बात। लेकिन एक चीज पर मैंने गौर किया था कि एक पत्रकार महोदय आए, उन्होंने कहा, दलीप साहब, उन्होंने इतना ही सुना, कहते हैं आप जा सकते हैं दलीप साहब। तो उनका कहना यह था कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप सही बात करें, कम से कम मेरा नाम सही बोले। तो वो उस कैलिबर के आर्टिस्ट रहे, समर्पित थे, बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित थे फिल्मों के लिए। दिलीप कुमार यानी शंकर और अजीत यानी कृष्णा बचपन के दोस्त हैं। और शंकर के घर में उसकी बहन मंजू और माँ रहती है, कृष्णा अकेले रहते हैं। फिर एक ऐसा सिलसिला चलता है जिसपे कुछ घटनाएं होती हैं छोटी छोटी, और ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि तांगे चलाने वाले अलग हैं और एक सेठ जी के लिए काम करते हैं जो आरा मशीन पर मजदूर काम करते हैं। आरा मशीन बाद में आती है, लेकिन जो काटते हैं बड़े बड़े आरों से काटते हैं। और फिर एक बार पड़ोस की मौसी आती हैं,
शंकर अपने तांगे पर रेलवे स्टेशन से उनको लेकर गांव तक आते हैं। ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं कि वो बुदनी जो गांव है उसका रेलवे स्टेशन जो कहलाता था वही उसमें दिखाया गया है। आज उसका कायाकल्प हो चुका है। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो वैजयंती माला और उसका छोटा भाई चीकू जो डेजी रानी बने हैं वो अपनी माँ के साथ आते हैं, लेकिन उनका घर वो अभी इस हालत में नहीं है कि वहां रहा जा सके। तो कृष्णा को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि तुम इसको ठीक करो, और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, शंकर और रजनी यानी वैजयंती माला। और ये धीरे धीरे आगे सिलसिला शुरू होता है उनके प्रेम का। लेकिन कृष्णा भी कहीं ना कहीं अब रजनी को चाहता है। फिर एक दिन शंकर ये कहता है कृष्णा से और रजनी को, उसकी मदर को, कि आप मंदिर चलो। कृष्णा कहता है कि तुम जो भी मांगना चाहो मेरे लिए भी वही मांग लेना। रजनी की माँ भी मना कर देती हैं। फिर वो मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में फिर ये एक तरह से साबित हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। श्रोताओ, आपके प्यार भरे सुझाव हमारी हौसला अफजाई के लिए अक्सर हमारे तक पहुंचते रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भी। लेकिन जो श्रोता नहीं जानते अपने सुझाव, अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाएं, उनके लिए हम अब आपको बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753 986886
8753। और अगर आप ईमेल आईडी नोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं fmgold@gmail.com। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नया दौर के बारे में प्रदीप जी से और जानते हैं। आशीष, इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आई है जी। दिलीप कुमार साहब और ओपी नैयर जी, मेरे ख्याल से शायद ये पहली और अंतिम बार एक साथ थे। अच्छा। और ओपी नैयर साहब ने क्या कमाल का संगीत दिया इस फिल्म में। संगीत में तो सानी नहीं है इस फिल्म का। और साहिल लुधियानवी हमेशा फेवरेट रहे बी आर चोपड़ा साहब के, यश चोपड़ा साहब के। उन्होंने हमेशा गीतकार के तौर पर साहिल लुधियानवी जी को ही लिया। तो उन्होंने ये साबित भी किया है कि क्यों उन्हें इतना पसंद किया जाता था। खैर, कहानी में एक मोड़ आता है। सेठ जी काशी की यात्रा पर निकलते हैं। उनका बेटा कुंदन यानी जीवन, जो बड़े मशहूर विलेन भी रहे हैं, और सेठ जी वो नाजिर हुसैन साहब, कमाल के दोनों कलाकार। कुंदन कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहता है और इसीलिए वो आरा मशीन मंगवा लेता है। यहां पर एक कैरेक्टर और भी है, राधा कृष्ण, जो बैजू बावरा में भी थे। आ गया मेरा शागिर्द आ गया। ये वही राधा कृष्ण है। और यहाँ वो ज्योतिषी बने हैं। तो उनका काम एक ही है कि किसी न किसी तरह से सेठ जी से पैसे लेते रहें। अब वो कुंदन के पास पहुंच जाते हैं और उनकी सलाह पर फिर आरा मशीनें आती हैं। मजदूरों के काम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगता है, जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि शंकर फिर कुंदन के पास जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत से जो हमारे मजदूर हैं वो अब गांव छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन कुंदन नहीं मानता। अब कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ जी। मंजू, जो शंकर की सिस्टर हैं, उनकी शादी पहले तय हो चुकी है। लेकिन जब शंकर उसकी शादी पक्की करने जाते हैं तो वो दहेज की मांग करते हैं। वो शादी तोड़ आता है। उस दौर में भी देखिए कि दहेज प्रथा के खिलाफ, उस दौर में जो कुरीति थी दहेज की, उसके खिलाफ भी दबंगई से इस फिल्म में दिखाया गया कि रिश्ता तोड़ देते हैं। बिल्कुल। और तब शंकर की मां कहती है कि अब तेरी बहन का क्या होगा। वो कहता है कि हमारे घर में ही लड़का है कृष्णा, जो उसका दोस्त है। तो वो उसको बताने जाता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं, लेकिन वो बात नहीं हो पाती। वहां उन दोनों में ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों रजनी को यानी वैजयंती माला को चाहते हैं। अब उनके सामने एक समस्या आती है कि इसका फैसला कैसे हो। तो वो कहता है शंकर कि देखो, कल बड़ी पूजा है मंदिर में, सभी फूल चढ़ाने आएंगे, और अगर रजनी सफेद चमेली के फूल चढ़ाए तो शंकर की शादी रजनी से होगी। अगर गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो कृष्णा से उनकी शादी होगी। इस गीत में जो आने वाला है ये एक बहुत ही गजब का गीत है। लेकिन इसमें ओपी नैयर साहब ने सारंगी का जो इस्तेमाल किया है और जिस तरह से रफी साहब से इस गीत को उठवाया है वो काबिले तारीफ है। और कहानी के हिसाब से ये वैसे भी बहुत अहम हो जाता है कि दोनों ने अब ऊपर वाले पर ये छोड़ दिया है फैसला, वो जो चाहे वो मंजूर। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ
जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो शंकर की बहन मंजू दिली दिल में क्योंकि कृष्णा को चाहती है तो वो एक काम करती है। जब ये भजन चल रहा होता है, वैजयंती माला की फूलों की थाली से अपनी थाली बदल देती है। लेकिन कृष्णा ये देख लेता है, उसको लगता है कि शायद शंकर ने जानबूझकर ये काम किया है, अपनी बहन से करवाया है। वो बाहर चला जाता है और फिर ये गलतफहमी होती है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और बहुत उनके बीच में एक दरार पड़ जाती है। मशीन और इंसान की लड़ाई को दर्शाती फिल्म नया दौर में शंकर का दुश्मन बन चुका कृष्णा अब सेठ जी के बेटे के पास पहुंच जाता है। वो उनको एक सलाह देता है कि आप ऐसा कर सकते हो, बदले में वो उसको रुपए भी देना चाहते हैं। वो कहता है कि मैंने पैसे के लिए नहीं किया। और फिर ये पता लगता है कि एक बड़ी बस यानी लॉरी वो आ गई है और अब तांगे पर कोई बैठ ही नहीं रहा। शंकर एक बार फिर उनके पास पहुंचता है लेकिन वो साफ मना कर देता है। फिर शंकर कहता है कि ठीक है, मैं आपसे दौड़ लगाता हूं, मैं तांगे पर रहूंगा, आप अपनी बस में रहेंगे और जो पहले मंदिर पहुंचेगा वो जीतेगा, उसकी बात मानी जाएगी। शंकर समझाने की काफी कोशिश करता है कुंदन को कि भाई गरीब और अमीर का काहे का झगड़ा है बाबू, झगड़ा तो बस हाथ और मशीन का है। ये इसका बहुत मशहूर डायलॉग रहा है। और फिर तय होता है कि 3 महीने बाद ये हमारी दौड़ होगी, लेकिन तांगे वाले उसका साथ नहीं देते। उनको लगता है कि जो कुछ पैसे मिल रहे हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, शंकर अकेले सड़क बनाने का काम शुरू करता है। तभी रजनी, मंजू और चीकू जो छोटा बच्चा है वो सब आ जाते हैं और एक बार फिर ऐसा सीक्वेंस बनता है कि गांव पर जब कुछ लोग जाना चाहते हैं स्टेशन उतरकर तो वहां लॉरी, और फिर तांगे वालों को लगता है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो क्यों ना शंकर का ही हाथ बटाए। और जब सब वहां पहुंच जाते हैं फिर काम शुरू होता है और ये पता लगता है कि मिलकर आप क्या नहीं कर सकते। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक तो दुश्मन घाट में बैठे दूजे रात अंधेरी, एक तो दुश्मन घाट में बैठे दूजे रात अंधेरी, गाफिल जान के लूट न ले कोई मेहनत तेरी मेरी, गाफिल जान के लूट न ले कोई मेहनत तेरी मेरी, साथी जागते रहना, साथी जागते रहना, साथी जागते रहना, साथी जागते रहना। प्रदीप जी, ये तो कमाल हो गया कि भाई ये जो आपने अंतरा सुनाया ये तो कहीं फिल्म में है भी नहीं, एक बार नहीं, मैंने तो ये फिल्म कई बार देखी है। देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि AIR FM गोल्ड जी अपने श्रोताओं तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाए जो उनके लिए थोड़ी अनूठी हो। ये गाना साथी जागते रहना साथी रे, ये भी 78 RPM पर आया था और ये फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। बात है, ये आपकी पर्सनल कलेक्शन जी। इसीलिए श्रोताओं FM गोल्ड को कहा जाता है खरा सोना। प्रदीप जी जैसे फनकार जब आते हैं और कहां से चीजें लेकर आते हैं, वाकई लगता है कि इन्होंने कितना इस फिल्म को जिया है, इस फिल्म के बारे में मनन किया है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1957 को प्रदर्शित नया दौर को विभिन्न समीक्षकों, आलोचकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सकारात्मक टिप्पणियां मिली। उनमें से एक है एक शक्तिशाली और जीवंत रूप से मनोरंजक फिल्म। BR फिल्म्स की नया दौर प्रासंगिक, सामाजिक, शिक्षा और नैतिक तथा उच्च कोटि के मनोरंजन का एक विशिष्ट रूप से सफल संयोजन है। दिलीप कुमार हर चरण और मनोदशा में पूरी तरह शानदार हैं और एक और लगभग शुरू से अंत तक उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रभावशाली विषय के साथ एक फिल्म, शानदार, सुंदर और बहुत ही मनोरंजक। इसके बाद जब ये सड़क बनाने का काम चल रहा है तो कृष्णा और कुंदन, इन दोनों को बहुत झटका लगता है। वो फिर एक चाल खेलते हैं। अचानक मजदूरों को आवाज आती है कि कुछ नगाड़े और ढोल बज रहे हैं। पता लगता है कि गांव में नौटंकी आई है। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नक देवाली का। होए रेशमी सलवार
आशीष जी, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प सीक्वेंस आता है जी। अब गांव में ही तीर्थ होने वाला है और बहुत से लोग आ रहे हैं और उन्हीं के साथ एक प्रेस रिपोर्टर यानी जॉनी वॉकर वो भी आते हैं। और जैसे ही उनकी फिल्म में एंट्री होती है, कमाल होना शुरू हो जाता है। उन्हें जब पता लगता है कि इस तरह की सड़क बन रही है तो वो जाकर शंकर, रजनी, मजदूरों की फोटो, वो आता है मशीन वर्सेस मैन, ये उसका टाइटल देते हैं और समाचार पत्रों में छप जाता है। और फिर कुछ इस तरह के हालात बनते हैं कि जॉनी वॉकर वो जब उनके पास पहुंचता है, उनके साथ काम करना चाहता है, तो उनकी हरकतें देखकर सब पूछते हैं आखिर आप हैं कौन? बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी। यहाँ कुंदन और कृष्णा फिर एक और चाल चलते हैं, उनके साथ ज्योतिषी भी है और जहां सड़क बन रही है वहां वो एक देवी की मूर्ति दबा देते हैं। अब सबके मन में श्रद्धा भाव आते हैं और सब मना कर देते हैं कि हम यहां सड़क नहीं बनाएंगे। तो फिर कोशिश की जाती है कि एक छोटा रास्ता है वहां से सड़क निकाली जाए। तो दूसरा सेठ गोपाल वो आ जाता है, वो भी दुश्मनी निभाता है। लेकिन यहां दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया है कि वो उसके गले मिलके कहते हैं कि देखो दुश्मनी छोड़ो, बाहर का कोई अगर आ जाए तो हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए, और वो इनके साथ आ जाता है। और फिर कुछ इस तरह का घटनाक्रम होता है कि ज्योतिषी जो हैं वो भी दिलीप साहब के साथ आ जाते हैं। और जब दौड़ शुरू होने वाली है, सड़क पूरी होने वाली है, उससे पहले कृष्णा बल्ली काट रहा है। फिर मंजू उसको बताती है कि वो थाली मैंने बदली थी, मैं तुम्हें चाहती थी। और फिर वो कहता है कि नहीं, पुल नहीं टूटेगा। जैसे ही फिर सेठ जी आते हैं, उसी दिन दौड़ शुरू होने वाली है। वो मना करते हैं कुंदन को, लेकिन शंकर कहता है कि नहीं बाबू, ये दौड़ होने दो। दौड़ होती है और फिर जैसे ही पुल पार करता है तांगा, वो भर भरा के गिर जाता है। उससे पहले सहारा दिए रहता है कृष्णा और उसे थामे रहती है मंजू। लेकिन जो वो सीक्वेंस है वो कमाल है, कमाल का सीक्वेंस है। कुल मिलाकर ये दिखाया गया है कि बाद में कुंदन को भी थोड़ी सी अक्ल आती है और वो गले मिल जाता है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कलाकारों के शानदार अभिनय, निर्देशन, गीत संगीत, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, यानी हर क्षेत्र में फिल्म बेहतरीन बाकमाल फिल्म है। और इस फिल्म के साथ नया दौर, मदर इंडिया, ये फिल्म आई, पेइंग गेस्ट थी और बहुत सारी फिल्में थी। मदर इंडिया के बाद ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही उस नया दौर। जी, इनकी जो नेट इनकम है वो 2 करोड़ 25 लाख की हुई थी और ग्रॉस इनकम 5 करोड़ 40 लाख की। लेकिन अब चलते चलते एक झलक हम सुनवाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को एक ऐसे गीत की जिसके बारे में वो शायद कम जानते हैं।
मधु बालाजी ने जब 15 दिन की शूटिंग की थी तब उन पर एक गीत फिल्माया गया था, लेकिन उसे फिल्म में नहीं रखा गया, ना वैजयंती माला पर फिल्माया गया। वो भी 78 RPM पर गाना आया था, वो भी आप ही की कलेक्शन से आ रहा है। तो वो गाना अब हम और हम इजाजत भी ले लेते हैं साथी श्रोताओं से। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि AIR FM गोल्ड के श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मुझे प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाजत और आशीष को भी दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM गोल्ड। 1:10 पर फिर भेंट होगी। दिल ढूंढता है मैं। सखी थी वो क्या